चलो, सबको दिख ही रहा है सब चीज़, है ना। तो इसमें कुछ अजूबा नहीं है, चीज़ें देख ही रहे हो। बट अभी तक जो हम लोग मैग्नेट को जानते हैं वो बस इतना ही जानते हैं कि अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है। और दूसरी बात, लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तीसरी बात, फ्रिज पे, अलमीरा पे कुछ स्माइली टाइप के या फिर कुछ टॉय टाइप के चीज़ें आती हैं जिसको हम मैग्नेट की हेल्प से चिपका देते हैं, है ना। मैग्नेट अभी तक हम यही सब जगह पे देखते हैं, ठीक। बट मैग्नेट बहुत जगह पे अवेलेबल है, जैसे माइक्रोवेव ओवन में अवेलेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। मोटर में अवेलेबल है, डीसी मोटर में तो परमानेंट वाला होता है, ठीक है। उसी परमानेंट मैग्नेट के कारण जब हम करंट की डायरेक्शन बदलते हैं तो डीसी मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक। तो मैग्नेट बहुत जगह पे है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। तो हम लोगों को 4, 5 और 6 ये 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ठीक है, जिसमें मैग्नेट, उससे जुड़ी हुई चीज़ें और इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, इतनी सारी बातें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो मेरे पास छोटे मोटे बहुत कुछ चीज़ें जमा हैं जिनकी मदद से थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को समझने में हेल्प मिलेगी चैप्टर्स में, ठीक। अब चूँकि ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, आंखों से देखोगे तो ये ज़्यादा दिन तक याद रहेगी, ठीक। और इसके कारण थ्योरी को समझने में आसानी होगी। बच गया डेरिवेशन, तो वो तो करना है, ठीक। तो अब सबसे पहले देख लो कि मैग्नेट जो है वो पहले के ज़माने में जो मैग्नेट खोजा गया था उसकी कहानी पहले जान लो क्या थी। तो उसमें एक कहानी ये है कि कोई बंदा था जो खदान में काम करता था, ठीक है। वो ऐसे ही टाइम पास के लिए बाहर निकला, घूम रहा था, जो भी कर रहा हो बाहर। तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसमें उसके जो जूते हैं जिसमें लोहे की कील लगी हुई थी, है ना, वो कुछ चट्टानों पे जब वो पैर रखता है तो वो चिपक जा रहा है उसमें, ठीक। तो वहाँ से वो मैग्नेट का इन्वेंशन हुआ कि हाँ, नेचर में कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो लोहे की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उसको बाद में मैग्नेट बोल दिया गया। बाद में ये भी हुआ कि वो मैग्नेट अपने तरह के दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट या रिपेल करेगा और लोहे से बनी हुई चीज़ को सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। शुरुआत में उनका एप्लीकेशन इसी टाइप की चीज़ों से हुआ, जैसे ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये हार्ट शेप में है, ये क्यूब है, ये वो खेलने वाला मैग्नेट है ना, ये स्टार शेप में है। तो शुरू में इनका इस्तेमाल टॉय के जैसा हो गया, खेलने के लिए, क्योंकि अजूबा चीज़ थी, है ना। बाद में इंसानी दिमाग खुराफात, उसने बार मैग्नेट, मतलब एक डंडे के शेप का, रॉड के शेप के मैग्नेट को हवा में लटका के देखा, तो देखा कि उस केस में जब भी हम बार मैग्नेट को धागे में बांध के हवा में लटका देते हैं तो वो बार मैग्नेट अपने आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके अलाइन हो जाता है। लेकिन यही चीज़ दूसरे मेटल के टुकड़ों के साथ किया गया, मीन्स लोहे के साथ और भी दूसरे मेटल के साथ, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में आके स्थिर हो जा रहे थे। बट बार मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही आके ओरिएंट होकर स्टेबल हो जा रहा था, ठीक। तो इसकी जो ये खासियत थी कि जब भी हम इसको हवा में फ्रीली लटकाएं तो ये कैसा हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अलोंग आके स्टेबल हो जाएगा, ठीक। इसी खासियत को हमने यूज़ किया किसमें, मैग्नेटिक कंपास में, ठीक है। तो शुरुआत में मैग्नेट के 2 ही मेन काम थे, खेलने के लिए, दूसरा डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक। जो लोग घूमने निकलते थे पानी के जहाज़ पे या जैसे भी, है ना। तो अब इसको यूज़ कैसे करना होता है, तो इसमें जो है एक एंड पे रेड मार्क लगा हुआ होता है, ठीक। तो हमको कुछ भी नहीं करना, रेड मार्क को हमको ये पूरी बॉडी को रोटेट करना है, ठीक है। किस तरीके से, ताकि जो रेड मार्क है हमारा वो नॉर्थ एन की तरफ आ जाए। तो हमको ये पूरी बॉडी को रोटेट करते रहना है ताकि रेड मार्क किससे मैच हो जाए, नॉर्थ से मैच हो जाए, ठीक। अभी ये रीडिंग गलत दे रहा है क्योंकि चारों तरफ मैग्नेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। मीन्स मैग्नेटिक कंपास का जो निडल होता है वो मैग्नेट का ही बना हुआ होता है, जिसको एक व्यवस्था हमने बना दी है कि वो लटका हुआ है, फ्री है रोटेट करने के लिए, और ये रोटेट होकर किधर स्टेबल होगा, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक। तो इसमें चारों डायरेक्शंस मेंशन्ड है। हमको उस रेड मार्क वाला जो सुई निडल का जो रेड एंड है उसको एन से मैच कराना है, मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन से। तो रेड एंड जिधर होगा उधर ही नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ठीक। इसमें बस दिक्कत क्या है कि चारों तरफ कोई दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इसकी रीडिंग को हैम्पर करेगा, जैसे कि अभी कर रहा है। अभी तुमको नॉर्थ किधर दिखा रहा है, इधर, है ना। किसी को देखना है तो क्लास में दूसरी तरफ जाके देख सकते हो, नॉर्थ तुमको इधर कहीं मिलेगा। देखना है किसी को, नहीं, जंगल में फंस जाओगे तो ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो करना क्या है, इसमें पूरी बॉडी को रोटेट कराना है, किस तरीके से, ताकि रेड वाला जो एंड है वो नॉर्थ से एन से मैच कर जाए, ठीक। तो वो डायरेक्शन नॉर्थ, उसके अपोजिट साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, क्लियर है। तो मैग्नेट का शुरुआती इस्तेमाल खेलने में, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में। बाद में इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करके हम बोर्ड टाइप का भी सिस्टम बना लिए कि कॉपी कलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम मैग्नेट की मदद से ही स्लेट बना सकते हैं या कॉपी बना सकते हैं, है ना। तो ये
स्माइली बना लिए, बन गया, है ना। तो जो इसमें टुकड़े थे मैग्नेटिक वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब वापस से इरेज करना है तो क्या करेंगे, ये लो पीछे से मैग्नेट को घुमा दिया तो उसने वापस से जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स ऊपर चिपके हुए थे उसने नीचे की सरफेस पे सबको चिपका दिया लाके। ठीक, इधर भी करेंगे तो देखो गायब हो गया उधर से, है ना। तो मैग्नेट के इस अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके स्लिट भी बना लिया गया। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले कि हम इंसानों में भी जब बेबी पैदा होता है तो क्या होता है, नाम डिसाइड होता है या जेंडर? जेंडर। यहाँ भी चार्जेस में भी हम पढ़े हुए हैं कि दो पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ भी मैग्नेट्स में पोलैरिटी की जगह पोल वर्ड यूज़ किया गया कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज में प्लस और माइनस पोलैरिटी होते हैं वैसे ही मैग्नेट्स में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ठीक, हो सकता है इसका वन ऑफ रीज़न ये भी हो कि चूँकि हम हवा में लटकाते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ ही होता है, तो जो एंड नॉर्थ की तरफ उसको नॉर्थ, जो साउथ की तरफ उसको साउथ। ठीक, ह्यूमंस में भी क्या होता है, सेम जेंडर में रिपल्शन, अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन। ठीक, चार्जेस में भी यही चीज़ होता है, मैग्नेट में भी यही चीज़ होता है। अगर हम दोनों मैग्नेट के नॉर्थ एंड को एक दूसरे के पास रखें तो देखो क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन कि रिपल्शन? रिपल्शन। देखो हो गया, लेकिन यही साउथ एंड को अगर चिपक गया आपस में। ठीक, तो सेम चीज़ यहाँ भी होता है, सेम पोल रिपल्शन करेंगे आपस में, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे आपस में। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे मैग्नेटिक लेविएशन वाली ट्रेन्स बनती हैं, है ना। जो एक मैग्नेटिक रेल के ऊपर में जो है वो ट्रेन पूरी जो है वो हवा में लटकी हुई जो है सो आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि दोनों पोल्स सेम हो जाते हैं, नॉर्थ नॉर्थ होगा या साउथ साउथ हो जाएगा, तो वो एक दूसरे के ऊपर लटकी हुई रहती है। ठीक, अच्छा, तो ये तो पोल्स की बात हो गई। अब इसमें अभी देखेंगे बाद में कि कौन सा पोल का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। मैग्नेटिक फील्ड से क्या मतलब है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था रीजन अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज, वैसे ही मैग्नेट के चारों तरफ कुछ रीजन होगा। ठीक, उस रीजन में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आ रहा हो या कोई दूसरा आयरन का टुकड़ा आ रहा हो तो वो उससे अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। उस रीजन से बाहर चला जाएगा तो ये अट्रैक्शन या रिपल्शन बंद हो जाएगा फील होना। ठीक, तो उस रीजन अराउंड मैग्नेट को हम क्या बोल दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो प्रैक्टिकली नॉर्थ साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और नॉर्थ साइड का और साउथ एंड का जो मैग्नेटिक फील्ड है कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती थी, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। कैसे, तो यहाँ दो तरह की डायरेक्शन होती है। पहली ये कि बाहर में मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ से एंटर करेगी। ठीक, मतलब ये पॉजिटिव के जैसा बिहेव कर रहा है, ये नेगेटिव के जैसा। नेगेटिव चार्ज में भी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज थी, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज थी। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, साउथ पोल में एंटर कर जाएगी। ठीक, और फिर मैग्नेट के भीतर साउथ से नॉर्थ होते हुए निकल जाएगी। मतलब आउटसाइड मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, विद इन मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि चूंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हवा में निकल के आई और साउथ में एंटर की एंड अगेन साउथ से होते हुए नॉर्थ से बाहर आ गई, मीन्स यहाँ एक पूरा क्लोज लूप बनता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में नहीं बनता है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाती है। यहाँ भी हम फील्ड लाइंस के ही टर्म्स में पढ़ते हैं जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ते हैं। जैसे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वैसे इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ सिमिलर हैं कुछ नहीं हैं। सिमिलर में क्या है, तो सिमिलर में ये है कि इसके भी किसी भी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट डालेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक, दूसरा ये भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगी, ये सिमिलरिटी हो गई। ठीक, डिफरेंस क्या है कि फील्ड लाइंस कर्व पाथ बनाती है, कर्व लूप बनाती है। एक और सिमिलरिटी हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ भी किसी एक पोल से बाहर निकलती है, किसी एक पोल में एंटर करती है। ठीक, विद इन मैग्नेट ये चीज़ उलट जाती है, नॉर्थ में एंटर करेगी, साउथ से निकल रही है। ठीक है, इतनी चीज़ याद रहेगी। तो ये सब सिमिलरिटीज़ हैं। अब एप्लीकेशन की बात, तो सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल है अवेलेबल वो स्पीकर्स का ही है ना। स्पीकर्स में भी मैग्नेट लगा हुआ होता है। ठीक, इसमें कॉइल लगी होती है जिसमें जब करंट फ्लो कराते हैं तो उस कॉइल का भी मैग्नेटिक करंट होता है, और उस करंट के प्रभाव में ऑसिलेशंस होते हैं, क्योंकि उस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट में स्पीकर में जो मैग्नेट लगा रखा है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं, जिसके कारण हमको वाइब्रेशंस मिलते हैं। यही वाइब्रेशंस हवा में हमको साउंड के रूप में ट्रैवल करते हुए हमारे कान तक पहुँचते हैं। ठीक,
फिर डीसी मोटर की बात की थी, तो डीसी मोटर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। ये 120 डिग्री के डायरेक्शन में कर्व्ड शेप के मैग्नेट से टुकड़े लगे हुए होते हैं। तो 120 120 120 कितने, 360। थोड़ा दूर रख रहा हूँ ताकि अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री, ये थोड़ा क्लोज आएगा, तो 120 डिग्री का कर्व है ये, ठीक, जो मिल के बीच में कैसे फील्ड लाइंस को जनरेट करेंगी, तो वो कुछ इस तरह के फील्ड लाइन को जनरेट करेगी। ये चारों तरफ से मैग्नेट हो गए, है ना। मान लो इस तरफ नॉर्थ एंड, इस तरफ साउथ एंड, तो ये फील्ड लाइन जो हैं वो तुमको इस सर्कल के सेंटर से पास होती हुई होंगी, ठीक। इन फील्ड लाइंस को हम लोग रेडियल फील्ड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल फील्ड लाइन बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम कॉइल में, जिसमें कॉइल लगी होगी, जब हम कॉइल में करंट को प्रोवाइड कराएंगे तो ये कॉइल का ओरिएंटेशन किसी भी डिग्री पे क्यों ना हो, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कॉइल पे टॉर्क लग रहा होगा वो हर ओरिएंटेशन पे मैक्सिमम वैल्यू का होगा, ताकि एक समान तरीके से ये रोटेट करता रहे, ठीक है। इसीलिए रेडियल फील्ड लाइन की जाती है। और रेडियल फील्ड लाइंस कैसे होंगी, तो मैग्नेट्स को कर्व शेप में करने से होगी। ये कंसेप्ट तुमको गैल्वेनोमीटर में पढ़ना है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज में यूज़ किया था, ठीक है, कि हम एक्सियल फील्ड लाइन या रेडियल फील्ड लाइन, रेडियल फील्ड लाइंस हम क्यों करते हैं, टू गेट मैक्सिमम टॉर्क एट एनी ओरिएंटेशन, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आगे कि मटेरियल्स कैसे, तो कैसे पता चलेगा कि कोई मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, या वो उसमें आयरन का कुछ अंश है कि नहीं, है ना। अगर तुमको सोनार ने ठग दिया है तो तुम सिल्वर भी चेक कर सकते हो, है ना, कि सिल्वर को मैग्नेट के पास लेके जाओ, अगर वो अट्रैक्शन फील कर रहा है मीन्स उसमें लोहा मिला हुआ है। सो इसके सिक्के में बहुत ज़्यादा इंप्योरिटी होती है, आयरन मिला हुआ होता है ना। तो जो गलत सिक्का होगा वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक। अच्छा, तो पेंसिल लकड़ी की बनी हुई है, ग्रेफाइट है, इसमें कोई अट्रैक्शन होगा नहीं इसमें, है ना। ये तुम्हारा बिजली के पोल के तार का टुकड़ा है जो एल्युमिनियम का होता है, ठीक है, ये भी अट्रैक्शन नहीं होता है इसका मैग्नेट की तरफ, ठीक। ये एक स्प्रिंग था, पता नहीं कहाँ से मिला था, बट ये आयरन का बना हुआ है ना, तो ये अट्रैक्ट होगा। ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी आयरन की हैं, इसलिए ये अट्रैक्ट हो रही हैं, है ना। लेकिन ये कॉपर का कॉइल का बना हुआ है ना, ये अट्रैक्शन फील नहीं करता है, लेकिन इसमें करंट अगर हम प्रोवाइड करा दें तब उस करंट के कारण इस कॉइल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ठीक। तो कॉपर जो है वो सर्किट में यूज़ किया जाता है इसलिए क्योंकि कॉपर के मटेरियल में खासियत क्या होती है कि इसका मटेरियल खुद मैग्नेटाइज नहीं होता है कभी। कॉपर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तभी तक एग्जिस्ट करेगी जब इसके वायर में हम करंट का फ्लो मेंटेन रखेंगे। करंट बंद, इसका मैग्नेटिक फील्ड बंद, ये खुद मैग्नेटाइज नहीं होगा लोहे के जैसा, ठीक है। इसीलिए इसको फ़ैन मोटर जहाँ भी है यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये खुद मैग्नेटाइज नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारी चाबी जो घर में बनी रहती है उसमें भी लोहा है ना, वो चिपक गया इसमें। सेफ्टी पिन, हाथ का कड़ा, जो तुम सुई यूज़ करते हो घर में, है ना, सब में। लेकिन कुकर का ये ढक्कन का वो है पिन, है ना, ये एल्युमिनियम है, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन सेफ्टी पिन में है ना। तो ये सब मटेरियल्स हम इस तरीके से बेसिक तरीके से पता कर सकते हैं कि वो मैग्नेटिक है कि नहीं है, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ मैग्नेट पे। तो मैंने कुछ टाइप ऑफ मैग्नेट्स जमा कर रखे हैं, जैसे ये क्यूब शेप का, उधर भी देखा था ये, है ना, ये रिंग के शेप में है ना। ये सब बहुत छोटे छोटे स्टील के मैग्नेट्स हैं, है ना, बहुत इफेक्टिव मैग्नेट है, लेकिन स्टील का बना हुआ है। ये तुमको सिलिंड्रिकल शेप का मैग्नेट है, सिलेंडर के शेप में, है ना, तो कुछ नहीं है, रिंग को ही थोड़ा लेंथ बढ़ा दिया है तो वो सिलिंड्रिकल शेप में बन गया। ये तुमको सर्कल बटन के शेप में है ना। ये तुमको ये रिंग शेप के मैग्नेट का थोड़ा बड़ा रूप, इससे बड़ा रूप, है ना। तो ये दोनों, ये सब जो हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट अवेलेबल है मेरे पास। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जो मेरे पास है, उससे भी हेवी आते हैं, है ना। तो ये सब टाइप ऑफ मैग्नेट हैं, ठीक। अब ये जो स्टील के बने हुए मैग्नेट हैं, तो यहाँ से एक सवाल आता है कि नेचुरली एग्जिस्टिंग मैग्नेट के अलावा हम मैग्नेट कैसे बना सकते हैं परमानेंट, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, ये स्प्रिंग के जैसा होता है,
ठीक, इस स्ट्रक्चर में अगर जो भी स्टील का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा है जिसको हमको मैग्नेट बनाना है, हम उसको इसके बीच में डालेंगे और इस स्ट्रक्चर में बहुत हेवी अमाउंट ऑफ करंट थोड़ी देर तक फ्लो कराएंगे। तो उस करंट के कारण इस स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होगी कि इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट कर देंगे। ठीक, तो इस प्रोसेस से हम मैन मेड परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। अब है कि इस स्ट्रक्चर को भी एक नाम दिया गया है, सोलेनॉइड। छोटी क्लास में भी बताया जाता है इसको। ठीक है, इसी सोलेनॉइड को अगर सर्कुलर शेप में घुमा दो तो ये कहलाता है टोरॉइड। ठीक, टोरॉइड के बीच में जो तुम खाली जगह देख रहे हो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन छल्लों के बीच में ही होगी। ठीक, सोलेनॉइड के केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो विद इन सोलेनॉइड ही एग्जिस्ट करती है, बाहर में बहुत कम होता है। और सोलेनॉइड में एक और खासियत देखी गई कि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो समवट सिमिलर टू बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के हैं। तो इसलिए हमको जहाँ भी बार मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है और अगर हमारे पास बार मैग्नेट नहीं है तो हम उसकी जगह सोलेनॉइड यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट। ठीक, मैग्नेट बनाने का एक और तरीका है। एक और तरीका ये है कि एक लोहे के चीज़ को या स्टील को बहुत दिनों तक परमानेंट मैग्नेट के साथ छोड़ दो। ठीक, ये लोहे की कील बहुत दिनों तक परमानेंट मैग्नेट के साथ थी। ठीक है, बहुत दिन से ये अलग भी पड़ी हुई है बट स्टिल इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ परमानेंट तरीके से है। ठीक है, जिसके कारण ये मैग्नेट बना हुआ है। ठीक है, तो या तो हम वो करंट प्रोवाइड करा के करें सोलेनॉइड में या मैग्नेट के साथ रख दें इसको बहुत दिनों तक, तो इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एक और तरीका है कि जिस भी टुकड़े को हमको मैग्नेट बनाना है उसको नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट करो। ठीक है, और एक तरफ से सैकड़ों बार ठोकते रहो धीरे धीरे बैठ के, तो उस स्ट्राइक करने के चक्कर में कुछ देर में उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक, अच्छा, अब कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पढ़ते हैं किस में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में। तो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को भी पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में, है ना। ये भी कैसी होती हैं, एक मिनट खाली फ़ैन बंद कर दो, थोड़ी देर गर्मी लगेगी, 2 मिनट, बट पढ़ना है तो थोड़ी देर झेलो। ये लोहे के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, है ना। तो हम क्या पढ़ते हैं कि एक तो कि ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइंस के हिसाब में होंगी, लाइंस के स्ट्रक्चर में। दूसरा, वो कर्व्ड होंगी। तीसरा बोला था कि नॉर्थ की तरफ फील्ड ज़्यादा है तो वहाँ पे फील्ड लाइंस की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। चौथी बात कि मैग्नेट का साइज़ के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अलग अलग होंगी। तो वो चेक करके देख लो। अब जैसे यही मैग्नेट रख रहे हैं तो लाइन यहाँ पे बहुत माइनर फ़र्क पड़ रहा है अगर नज़दीक से देखोगे तो, ये हाँ, है ना। तो ये बहुत वीक है, लेकिन अब देखो, है ना, इससे भी स्ट्रॉन्ग उठाओ, अब देखो, देखिए, है ना। चलो, मैग्नेट में खासियत क्या है कि अगर हम इसको टुकड़ों में तोड़ें तो हर छोटा टुकड़ा एक नया मैग्नेट बनता है। ठीक है, और अगर मैग्नेट को उल्टा जोड़ना शुरू करें तो जुड़ते जुड़ते ये बड़ा मैग्नेट बनता जाएगा। ठीक, तो ये देखो नॉर्थ, ये दोनों का सेम पोल है अभी, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा, ये रिपेल कर रहा है। ये मैग्नेटिक लेविएशन है ना। लेकिन यही पलट दें, अट्रैक्ट हो गया। ठीक, तो ये ज्वाइन कर दिया हमने, मैग्नेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया होगा, है ना। अब देखो, अब थोड़ा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड्स लाइन दिखेंगी तुमको, है ना। लेकिन इसकी मदद से देखो, देखो, देखा। अच्छा, ऊपर से देख के ज़रा बताओ कि इस तरफ ज़्यादा दिख रहा है या उस तरफ ज़्यादा दिख रहा है? उस तरफ, इस तरफ, है ना। मीन्स इधर नॉर्थ साउथ साइड है, नॉर्थ पोल है।
अब तो होना चाहिए इस पर, हाँ वो टर्न्स कम थे ना इसलिए। इससे एक चीज़ ध्यान रखना, ये थ्योरी में भी तुमको मिलेगा कि अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हम चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसका चेंज करेगा, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सर तो टर्न की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा? नहीं, अगर दो इतना बड़ा टर्न बना एक्चुअली जब फॉर्मूला तुम देखोगे ना तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट एन आई जो है, उसमें एरिया कहीं नहीं आता, उसमें दो ही बातें आती हैं, तीन बातें आती हैं। एक, बीच में मटेरियल क्या है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में डाइलेक्ट्रिक था, है ना, वहाँ परमिटिविटी थी, यहाँ परमिएबिलिटी होती है। तो ये है कि बीच में क्या है। दूसरी बात करंट कितना दे रहा है, और तीसरी बात नंबर ऑफ टर्न्स कितने, ठीक है, कितने बड़े हैं उससे नहीं मतलब, शेप से नहीं, यहाँ नहीं मतलब, है ना। तो देखो जब हमने करंट बंद किया तो क्या हो रहा है, वापस से निडल अपनी जगह आ गई। तो अच्छा, निडल का ओरिएंटेशन चेक करना, किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मेरे ख्याल से क्लॉकवाइज गया, वो पहला फोर्स उसने पुश उसी तरफ किया था, ठीक। अब जब हम टर्मिनल चेंज कर देंगे तब क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, है ना, हुआ, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि पहली बात, करंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक। दूसरा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए जो गलती से अपने साथ भी हुआ कि जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे हमको दिखने लग गया कि हाँ फोर्स लग रहा नहीं लग रहा है, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स का फ़र्क पड़ता है ना। चौथी बात, करंट के अमाउंट का भी फ़र्क पड़ता है। जो यहाँ पे तुमको डिफ्लेक्शन दिखा वो बैटरी की हेल्प से अगर हम करेंगे तो वो कम मिलेगा हमको, क्योंकि बैटरी की क्षमता कम है करंट सप्लाई करने की, हम यहाँ चार्जर का यूज़ कर रहे हैं तो इसका करंट सप्लाई ज़्यादा है, तो बहुत तेज़ डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर, यही तुम्हारा अरेंजमेंट जो है वो ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से छोटी क्लास में था, जो ये साबित करता है कि इलेक्ट्रिक करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। चलो इसको हटाओ, ये सोलेनॉइड की बात हो गई, है ना, टोरॉइड की बात हो गई। ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सोलेनॉइड जो है, इसके अंदर ये सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए हमको क्या करने की ज़रूरत है, हमको बीच में लोहा डालने की ज़रूरत है, आयरन या स्टील डालने की ज़रूरत है, ठीक। तो सोलेनॉइड प्लस दिस मैग्नेटिक मटेरियल एक साथ जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें जब हम करंट की सप्लाई करेंगे तो ये लोहे की बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट की डायरेक्शन बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदलेगी, सब चीज़ इसमें वैसा ही होगा, ठीक है। अब जो तुमको है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ही पढ़ना, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है कि हमने एक डिवाइस ले ली जो कि मिली एम्पियर में भी करंट को डिटेक्ट कर सकती है, ठीक। इसको हमने अटैच कर दिया एक कॉइल के साथ, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, उठा देख लो पापा पे, इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, मीन्स अभी मेरे हाथ में मैग्नेट स्थिर है, कॉइल वहाँ स्थिर है, अभी कोई मोशन नहीं हो रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। लेकिन जैसे ही रिलेटिव मोशन होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ही रिलेटिव मोशन होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट पे ध्यान देना, है ना। आ जाओ इधर आ जाओ तुम, तो इसके निडल पे ध्यान देना, है ना। जब हम मैग्नेट को तेज़ी से इसके आगे पीछे हम मूव कराएंगे तो इसके निडल में तुमको डिफ्लेक्शन मिलेगा। अरे हो जा भाई, हाँ हल्का ही लेगा, हम हाथ से कितना तेज घुमाएंगे इसको, है ना, ठीक। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट है तुम्हारा कि अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, है ना, तो इस कॉइल में बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है, उस वोल्टेज या ईएमएफ के कारण ही इस कॉइल में करंट पैदा होती है, वही करंट इस मशीन ने रीड की। तो यही जो प्रोसेस है, जनरेशन ऑफ ईएमएफ ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। यही कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, जनरेटर में, है ना। ये डीसी मोटर में खासियत होती है कि जनरेटर जैसा भी काम करता है, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, जो दिखाई भी थे कर्व शेप वाला, तो इसमें बल्ब एक लगा दिया है। जब हम कॉइल को मोशन कराएंगे बाहर से, मैग्नेट तो है ही, तो रोटेशन होने के कारण देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, तो उस कॉइल में क्या होना चाहिए, ईएमएफ जनरेट होना चाहिए, इंड्यूस होना चाहिए, उस ईएमएफ के कारण उसमें करंट इंड्यूस होना चाहिए, और उस करंट को अगर हम लोड से जोड़ दें तो वो लोड काम करने लगेगा, है ना। तो देख लो, है ना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट का एप्लीकेशन है कि हम इससे बिजली पैदा कर लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा
एक किट है उसी कंसेप्ट पे जो तुम बनाना चाह रहे थे, वर्क नहीं किया तुम्हारा। तो इसमें एक सेमीकंडक्टर डिवाइस ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है जो कि करंट के सप्लाई को कम ज़्यादा करता रहता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होते रहती है, जिसके कारण फ्लक्स एक टर्म आता है वो चेंज होता है। तो ये तुम्हारा वायरलेस चार्जर का सेटअप है। तो देखो अभी उसमें कोई सप्लाई नहीं है, ये वाला जो कॉइल है ना, एलईडी अटैच है इसके साथ। अभी हम नज़दीक ला रहे हैं, कुछ हो रहा है नहीं। इसी स्ट्रक्चर को तुम अपने घर में जो इंडक्शन होगा उसके पास ले जाओगे तो ये ग्लो करने लगेगा, है ना। तो इसको सप्लाई देके देखते हैं। सप्लाई दिया तो इसके चारों तरफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली जो हम रिलेटिव मोशन कराते हैं कॉइल और मैग्नेट का, वो हम इसलिए कराते हैं ताकि कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगे, वेरिएबल होने लगे, समय के साथ वेरी करने लग जाए। ठीक, तो यहाँ हम मोशन नहीं करा रहे हैं, यहाँ हमने ट्रांजिस्टर लगा दिया है, वो ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होने लगी। जैसे ही उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में हम दूसरा कॉइल लाएंगे, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें EMF इंड्यूस कर देगी, जिसके कारण इस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हल्का ग्लो करना शुरू किया, थोड़ा नज़दीक ले गए, थोड़ा और, ठीक है ना। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही बेसिस पे है तुम्हारा वायरलेस चार्जर का कंसेप्ट। ठीक, ये पुरानी एक स्टूडेंट थी दीपल, उसने बनाया था इसको, तो इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है तब से। वो भी अभी शायद 3rd ईयर में होगी या 2nd ईयर होगा उसका इंजीनियरिंग का। अच्छा, जो गैल्वेनोमीटर था, है ना, फिर वो जो मोटर मैग्नेट का कंसेप्ट बताया था, वो गैल्वेनोमीटर जो बेसिकली है वो कन्वर्ट होके तुमको एक बार करंट नापने का काम करते हैं, तो अब हम उसको अमीटर बोलते हैं, और एक बार उसी को हम मॉडिफाई करते हैं तो वो वोल्टेज नापने का काम करता है, वोल्ट मीटर बोलते हैं उसको। तो ये भी डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ वहाँ भी मेन काम वही है, रेडियल फील्ड का, है ना। तो ये चीज़ याद रखना उस समय डेरिवेशन के टाइम। और लास्ट में ये एक चीज़ है मोटर, है ना। तो ये हैंडमेड मोटर है, बिल्कुल बेसिक मोटर का स्ट्रक्चर, है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, हम चार्ज करंट की सप्लाई देंगे, करंट की सप्लाई दे दी जो वायर के थ्रू इन दोनों पिन में आ रहा है। ठीक है, कॉइल का हम ऑलरेडी इस कंपास वाले एग्जांपल से हम लोग देख चुके हैं कि कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नीडल पे फोर्स लगाया। ठीक, यहाँ हम उल्टा करेंगे, हम इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड पर बाहरी मैग्नेट से फोर्स लगाएंगे और देखेंगे कि रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक, तो ये हमने कॉइल इस पर अटैच कर दिया। फैन 1 मिनट बंद करो बस, कोई गिरना मत, है ना। तो ये स्ट्रक्चर हमने लगा दिया है, करंट फ्लो हुआ। तब यहाँ पे तुम्हारी तरफ से देखो तो कॉइल कैसा दिख रहा है, सर्कुलर। इस कॉइल में करंट की क्या पॉसिबल डायरेक्शंस है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एक रूल हमेशा याद रखना, एंटी का एन याद रखना है हमको। ठीक है, अगर तुम्हारी तरफ से देखने पे, तो एग्जाम में तो तुमको लिखना है, तुम्हारी तरफ से देखने पे अगर सर्कुलर कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक, तो तुम्हारी ही तरफ नॉर्थ पोल होगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ से बाहर निकल रही है और वो ऐसे निकल के घूम के पीछे से अंदर आएगी, मीन्स पीछे की तरफ साउथ पोल। लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से देखने पे करंट क्लॉकवाइज है तो तुम्हारी तरफ साउथ, इस तरफ नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल के ऐसे आएगी। तो एंटी का एन याद रखना है। ठीक है, एन फॉर नॉर्थ पोल। ठीक, तो अब है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना। ये मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अब उस कॉइल पे फोर्स लगाना चाहिए, है ना। तो देख लो,